मुझ पर टंडन की सारी स्कीम वाज़ेह हो गई थी। टंडन के दिल में क्या था मुझे इसका इल्म हो गया था। मैंने दिल में एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा किया कि सुजाता के प्रेम ने मुझे बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया था, वरना ये बात यकीनी थी कि सुजाता के कमरे में ट्रांसमीटर देखकर मैं किसी बहाने से इसे अपने साथ कोठी में ले जाता और फिर रात को 10 बजे के बाद पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम करता। लामुहाला टंडन के आदमी मेरी कोठी से नशर होने वाले सिग्नल्स को अपने सेट पर रिकॉर्ड कर लेते और मैं बहुत बड़े अजाब में मुब्तला हो सकता था। अगरचे मैं मरबूत ज़ुबान में पैगाम नशर करता और वो मेरे ख्याल के मुताबिक इसका मफहूम नहीं समझ सकते थे, लेकिन सिर्फ यही एक हरकत मुझे जेल भिजवाने के लिए काफ़ी थी कि मैं आधी रात को खुफिया तौर पर अपने बंगले से किसी को पैगाम दे रहा था। मुमकिन था इन्हें मेरी फ्रीक्वेंसी से भी ये पता चल जाता कि मेरे सिग्नल्स पाकिस्तान के लिए हैं, या फिर वो मेरी फ्रीक्वेंसी नोट कर लेते और इसी फ्रीक्वेंसी पर अगली रात खुद इसी ज़ुबान में एक आध जुमला बोलकर मेरे बॉस से ये मालूम करने की कोशिश करते कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। मैंने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। मैं वाकई बहुत बड़ी तबाही से बच गया था। अब सिर्फ मिस्टर टंडन की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी, क्योंकि इसे मुझ पर पाकिस्तान के एजेंट होने का शुबा हो चुका था। मैंने बेपरवाही से हंसते हुए सुजाता के हाथ को दबाया और कहा, सुजाता डार्लिंग, तुम खामखा परेशान हो रही हो। टंडन जी ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक ही है। ये तो हमारे दफ्तर की खुफिया कार्रवाई होती है, इससे ये मुराद नहीं ली जा सकती कि दफ्तर को स्टाफ के किसी मेंबर पर शक है। टंडन जी ने ठीक कहा था कि ये चेकिंग तो साल में एक बार इनकी भी होती है। अच्छा, अब इन बातों को भूल जाओ, कोई और बात करो। सुजाता ने जल्दी से कहा, किशन तुम किसी को न बताना है कि मैंने ये बात तुम्हें बता दी है। मैंने हल्का सा कहका लगाया और सिगरेट केस में से ताज़ा सिगरेट निकालते हुए कहा, मैं कोई पागल हूँ कि किसी से जिक्र करूँगा। ओके डार्लिंग, अब इन बातों को जहन से निकाल दो। टंडन साहब जब तुम्हें बुलाकर ट्रांसमीटर के बारे में मेरा रद्द-ए-अमल दरियाफ्त करें तो कह देना कि मैंने इसमें किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं ली थी। इसके साथ ही मैंने सुजाता के हाथ पर आहिस्ता से हाथ रखकर कहा, और जाहिर है कि मुझे ट्रांसमीटर से क्या दिलचस्पी हो सकती है। तुम अगर मुझे ये सारी बातें ना भी बताती तब भी मैं ट्रांसमीटर में किसी किस्म की दिलचस्पी का इजहार न करता। भला मुझे ट्रांसमीटर से क्या लेना देना। सुजाता मुस्कुराने लगी, बोली, अब मुझे इत्मीनान हुआ है किशन डियर। मैं तो पहले परेशान हो गई थी कि भगवान न करे तुम्हारे महकमे को तुम पर जासूस होने का शुबा हो गया है। मैंने एक और हल्का सा कहका लगाया और सुजाता को मजीद मुतमईन कर दिया। मैं जानबूझकर भी सुजाता से हंस हंस कर बातें कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इंटेलिजेंस का कोई ना कोई आदमी किसी न किसी भेस में हमारी निगरानी कर रहा है। मैं इसको ये तासुर देना चाहता था कि हम कोई खुफिया बातें नहीं कर रहे, बल्कि हंसी मजाक की बातें हो रही हैं और काफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। फिर मैंने मौजू बदल लिया और फिल्मों की बातें करने लगा। वहीं हमने अगले रोज़ हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की एक फ़िल्म देखने का प्रोग्राम बना लिया। अशोका से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए मैंने कसदन इधर उधर देखने की कोशिश न की, ताकि इंटेलिजेंस का वो शख्स जो वहाँ कहीं ना कहीं मौजूद था ये न समझे कि मैं इसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सुजाता को लतीफ़े पर लतीफ़ा सुना रहा था और वो बहुत हंस रही थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल फ़िक्र और तशवीश की गहराइयों में डूब गया था। एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने था। सेंट्रल इंटेलिजेंस के चीफ और महकमे के सबसे बाअसर और अय्यार शख्स को मुझ पर शक पड़ चुका था। अगर सुजाता इसे ये कह भी देती कि मैंने ट्रांसमीटर पर कोई तवज्जो नहीं दी तो इसे इसके कमरे में ही पड़े रहने दिया है, तब भी मिस्टर टंडन मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। इसे यकीनन कोई दूसरी हिकमत अमली तैयार करनी थी। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि सुजाता ने नादानिस्ता तौर पर महज अपनी मोहब्बत की वजह से ऐन वक्त पर मुझे बाखबर कर दिया था, वरना ये यकीनी बात थी कि मैं अय्यार टंडन के जाल में फंस जाता और फिर मेरा जो हशर होता है इसका मैं बखूबी तस्वुर कर सकता था। अब मुझे भी एक नई लाइन ऑफ एक्शन तैयार करनी थी। सबसे पहले मुझे इंटेलिजेंस चीफ के जहन में आए हुए शक को अपने रवैये से दूर करना था। इसकी वजह यह थी कि थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी के बाद मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में एक अहम पोजीशन पर फाइज हो चुका था। यहाँ से मुझे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी जो मेरे वतन अजीज़ को आने वाले ख़तरे से बर वक्त होशियार कर देती। इलावा इस पोजीशन में रहकर मैं इस खतरे का सद्देबाब भी कर सकता था और अपने मुल्क को दुश्मन के नापाक अज़ाइम से ख़बरदार भी कर सकता था। चुनांचे मुझे किसी हाल में भी वहाँ से फ़रार होना गवारा नहीं था। अब ज़रूरी हो गया था कि मैं अपने तर्ज अमल से मिस्टर टंडन पर दोबारा ये असर जमाऊँ कि मैं एक मुहिब्बे वतन भारतीय अफसर हूँ और भारत माता के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। इस सिलसिले में मुझे मोहतात रवैया इख्तियार करने की भी ज़रूरत। 2 दिन के बाद सुजाता शाम को मेरे यहाँ आई। इसने बताया कि मिस्टर टंडन ने मेरा रद्द-ए-अमल मालूम करने के लिए मुझे अपने दफ्तर बुलाया था। मैंने उन्हें यही बताया कि किशन जी ने ट्रांसमीटर देखकर कहा कि मैं ये बेकार शय यहाँ किस लिए ले आई हूँ। सुजाता ने अपनी गुफ्तगू से इंटेलिजेंस चीफ को अपने तौर पर बावर करा दिया कि कैप्टन किशन मेहता ने ट्रांसमीटर में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी।
और ट्रांसमीटर मेरे कमरे में वैसे ही पड़ा रहा। चुनाचा मिस्टर टंडन ने अपना आदमी सुजाता के साथ भेजकर ट्रांसमीटर सेट वापस मंगवा लिया था। टंडन का एक बार खाली गया था, इसे यकीनन दूसरा बार भी करना था, जो पहले वाले वार से शदीद होता। मैं चूंकि चौकस हो चुका था, इसलिए यकीनी बात थी कि इसका दूसरा बार भी खाली जाता। दूसरी जानिब मैंने दफ्तर के काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इन दिनों पंजाब में सिखों का एजिटेशन जोरों पर था। खालिस्तान तहरीक के लीडर संत भिंडरावाला ने दरबार साहब के अंदर अकाल तख्त पर कब्जा जमा रखा था और हर रोज़ वहाँ से इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान की हिमायत में एक हंगामा खेज बयान जारी किया जाता था। फौज ने अभी दरबार साहब पर हमला नहीं किया था। दिल्ली में भी खालिस्तान तहरीक के हामी सिख अपनी खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। वो छुप कर खालिस्तान की हिमायत और इंदिरा गांधी की हुकूमत के खिलाफ पोस्टर छापते और इन्हें रात के अंधेरे में मौका पाकर शहर की दीवार पर चस्पा कर देते थे। मुझे अपने ज़राए से इतला मिली कि ऐसे ही कुछ सिखों ने चांदनी चौक वाले गुरुद्वारा सीसगंज की एक गली के मकान में अपना खुफिया अड्डा बना रखा है, जहां असला भी जमा किया जा रहा है। अपनी साख जमाने और भारत माता से अपनी मोहब्बत जाहिर करने का ये एक सुनहरी मौका था। मैंने इस सिलसिले में अपने ऑफिस के सेक्रेटरी नंबर 2 तिवाड़ी से भी बात न की और गाड़ी पकड़कर सीधा अपने दुश्मन नंबर 1 मिस्टर परशोत्तम दास टंडन, इंटेलिजेंस चीफ, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में जा पहुंचा। इस बताया कि मेरी इतला के मुताबिक गुरुद्वारा सीसगंज की अकबी गली के एक मकान में सिख भारी तादाद में असला जमा कर रहे हैं। इतला सही थी और बाएतबार आदमी ने मुझे ला कर दी थी। पुलिस ने आधी रात के बाद जब इस मकान पर छापा मारा तो न सिर्फ ये कि तशद्दुद पसंद सिख पकड़े गए, बल्कि भारी तादाद में राइफलें और गोला बारूद भी बरामद हुए। टंडन साहब ने ज़्यादा गर्मजोशी का इजहार न किया, बस रस्मी तौर पर मेरी कारकर्दगी की तारीफ कर दी और इसे मेरी पर्सनल फाइल में भी लिख दिया। मैंने भी ज़्यादा इनाम के लिए इसरार न किया। एक बार मैं फिर दफ्तरी काम में जुट गया। अब मैं ज़्यादा देर तक दफ्तर में नहीं बैठता था। छुट्टी के बाद फ़ौरन वापस अपने घर चला जाता। फिर कभी अपनी बहन कृष्णा कुमारी के यहाँ चला जाता और कभी सुजाता के साथ तफरीह वगैरह करने निकल जाता। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि मेरा पीछा किया जा रहा है। अगर मैं कमांडो ना होता और इतने अरसे से इंटेलिजेंस के शोबे से मुंसलिक न रहा होता तो मुमकिन था कि मैं इस तब्दीली को महसूस न करता, क्योंकि मिस्टर टंडन ने मेरे पीछे ऐसे आदमी लगा दिए थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। ये आदमी इसने शायद दूसरे सूबे से मंगवाए थे। दफ्तर से मैं जब भी वापस घर जाता और घर से निकलकर अपनी नाम निहाद बहन कृष्णा कुमारी या मंगेतर सुजाता के साथ किसी होटल या सिनेमा हॉल की तरफ तफरीह की गर्ज से जाता तो मुझे महसूस होता कि हर बार कोई अजनबी शख्स बराबर मेरा पीछा कर रहा है। कभी मैं इसे किसी पार्क की नुक्कड़ पर देखता, कभी वो मुझे सिनेमा हॉल के बाहर टिकट खरीदते हुए मिलता, कभी वो देहाती लिबास में मेरे करीब से गुजर जाता। हर बार एक नया आदमी होता, मैं इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान न देता और अपने रवैये से ये जाहिर करता कि मुझे इनकी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं है। दूसरी जानिब मैंने अपनी तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर रखी थी। किले की जानिब मुझे अपने एजेंट के मिलने का इम्कान था, चुनाचा इस तरफ मैं भूल कर भी नहीं जाता था। ये हिंदू इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर टंडन मेरे मिशन के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। इसकी वजह से मैं अपने मिशन के हवाले से एक उज़ू मुअत्तल बनकर रह गया था। मुझे यकीन था कि शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर में एटमी मोहलिक हथियारों की तैयारी जोरों पर थी और मेरा वो मिशन नाकाम हो चुका था और मेरा एजेंट मुझसे राब्ता कायम करने के लिए ज़रूर बेताब होगा। लेकिन हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर मैं इसे ये मौका नहीं दे रहा था, जबकि मुझे इससे बात करके नई हिकमत अमली वज़ा करने की अशद ज़रूरत। इसी हालत में 20 रोज़ गुजर गए। मेरा ताक़ुब अब भी किया जा रहा था। ये सब कुछ इंटेलिजेंस चीफ टंडन की ईमा पर किया जा रहा था। मैंने काफ़ी गौर व खौज किया। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मिस्टर टंडन को रास्ते से हटाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर इसके सामने अशलोक की एक और लाठ भी खड़ी करके दिखा देता तब भी वो मेरी सुराग रसानी से हाथ नहीं उठा सकता था। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में जाने की जो गलती मैं कर बैठा था, अब इसका खुमियाजा भुगत रहा था। मिस्टर टंडन के दिल में ये बात जैसे बैठ गई थी कि मेरा ताल्लुक किसी न किसी तरह पाकिस्तान के एजेंटों से है और मैं भारतीय अफसर होने के बावजूद दूसरे मुल्क के लिए जासूसी कर रहा हूँ। वो इसी तगदो में लगा था कि जो कुछ भी हकीकत है वो इसके सामने आ जाए। मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार भारतीय अफसर होने के नाते इसका इक़दाम बिल्कुल हक बजानिब था और एक जिम्मेदार मुहिब वतन एजेंट होने के नाते अब मेरा भी फ़र्ज़ बन गया था कि इस शख्स को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूँ, जिसने मेरी तमाम सरगर्मियों को मुअत्तल करके रख दिया है। एक तयशुदा अमर था कि अगर मैं मिस्टर टंडन को हमेशा की नींद सुलाने में कामयाब हो जाता हूँ तो 99% ख़तरा मेरे सर से टल जाता है। सिर्फ 1% इस बात का इम्कान था कि टंडन ने कहीं हमारे ऑफिस के सेक्रेटरी नंबर 2 मिस्टर तिवाड़ी को अपने एतमाद में न ले रखा हो और ये दोनों अफसरान मिलकर मेरे खिलाफ ये आला सतही कार्रवाई न कर रहे हों। ऐसी सूरत में मिस्टर तिवाड़ी से नजात हासिल करना भी ज़रूरी हो जाता था। ये मेरे मिशन का दूसरा मरहला था। मैं अपने मिशन के पहले मरहले से ओहदा बरा होना चाहता था।
जब मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि मिस्टर टंडन को ख़त्म करने के सिवा और कोई चाराकार नहीं है, तो मैंने इसकी रोज़ाना मसरूफियात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इस काम के लिए मैंने अपने तौर पर बेहद मोहतात रहकर दफ्तर से बाहर के लोगों से मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। मिस्टर टंडन सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आला ओहदेदार ही नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस का चीफ भी था। बेहद होशियार, काया, अय्यार और तजुर्बेकार आदमी था। इसे हलाक करने के लिए बड़ी महारत और अक्लमंदी से कोई मंसूबा तैयार करने की ज़रूरत थी। मैंने जो मालूमात इकट्ठी की, इनके मुताबिक मिस्टर टंडन एक तन्हाई पसंद आदमी था। वो दावतों वगैरह में नहीं जाता था। ऑफिसर्स मेस का वो रुकन ज़रूर था, मगर इनके यहाँ साल में शायद ही एक बार गया। इसकी कोठी लोधी रोड पर वाक़ई थी, जहाँ वो अपनी बीवी, बहू और एक ज़ेरे तालीम लड़की के साथ रहता था। वो कभी फिल्म देखने भी किसी सिनेमा हाउस में नहीं जाता था। दफ्तर से वापस आकर वो घर पर ही अपने पोते पोती से जी बहला लेता। वो संस्कृत जुबान भी जानता था और अक्सर शंकर आचार्य की किताबें इसके ज़ेरे मुतालिया रहती थी। इन तमाम मालूमात में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मेरे काम की थी, और ये कि मिस्टर टंडन सुबह को सैर करने ज़रूर जाता था। मेरे लिए मिस्टर टंडन को दबोचने का यही एक मौका था, लेकिन यह काम इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक था कि मिस्टर टंडन के हुक्म से खुद मेरी निगरानी की जा रही थी। अगर मैं किसी रोज़ सुबह के वक्त घर से निकलता हूँ तो लाजमी तौर पर टंडन का जासूस मेरा पीछा करने लगेगा और वो इस कत्ल का ऐनी गवाह बन जाएगा। बल्कि बहुत मुमकिन है कि वो मुझे ऐसा करने ही ना दे, क्योंकि इंटेलिजेंस का कोई आदमी ऐसा नहीं होता जो अपनी ड्यूटी पर हो और इसके पास पिस्तौल ना हो। चुनाचा सबसे पहले मुझे अपने पीछे लगे हुए आदमी से जान छुड़ानी थी। इसे शनाख्त करना और फिर या तो इसे झांसा देकर मुँह अंधेरे निकलना था, और या फिर इसको ठिकाने लगाना था। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे महसूस हुआ कि ताक़ुब करने वाले को झांसा देना मुश्किल, बल्कि किसी हद तक नामुमकिन है। अगर मैं बुर्का पहन कर भी मुँह अंधेरे अपनी कोठी से निकलता हूँ तो ताक़ुब करने वाला मेरे पीछे लग जाएगा। अगर मैं रात किसी होटल या रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बसर करता हूँ, जब भी ये आदमी साए की तरह मेरे साथ साथ होगा। सेंट्रल इंटेलिजेंस के आदमियों को झांसा देना कोई आसान काम नहीं होता। ये लोग बड़े मजे हुए होते हैं और इनकी निगाह मशकूक आदमी से कभी नहीं हटती। इनकी आंखें बंद भी हों तो इन्हें मालूम हो जाता है कि इनका आदमी कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है और वहाँ से निकल कर किधर जाएगा। इसलिए मैंने दूसरा फैसला ये किया कि सबसे पहले अपने पीछे साए की तरह लगे हुए आदमी से जान छुड़ा। चुनाचा मैंने इस मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। इतना अंदाज़ा मैंने लगा लिया था कि मेरे पीछे टंडन ने CID के 2 आदमी लगा रखे, जो भेस बदल बदल कर मेरा पीछा करते हैं और मेरे घर के बाहर की सरगर्मियों की रिपोर्ट मुरतब करते हैं। इन 2 आदमियों को मैंने खसूसियत के साथ घर से बाहरी सुजाता के साथ या अकेले किसी स्टोर या सिनेमा हाउस की तरफ जाते अपने ताक़ुब में देख लिया था। अगरचे वो हर बार नया भेस बदल कर मेरा पीछा करते थे, इसके बावजूद मैं इनकी सूरत शक्ल से शनासा हो गया था। मिस्टर टंडन जिस सड़क पर रिहाइश पजीर थे, वहाँ करीब ही कई पार्क थे। एक बाग पार्लियामेंट हाउस के पीछे कुछ फासले पर था। मिस्टर टंडन इस बाग में सुबह सुबह सैर के लिए आते थे। जब सुबह का उजाला फैलने में थोड़ी देर रह गई तो मैंने गाड़ी निकाली और पार्लियामेंट हाउस के बाग में आ गया। गाड़ी एक तरफ खड़ी की और दरख्तों में जाकर दौड़ लगानी शुरू कर दी। मैंने अपने मकान से निकलते ही थोड़ी देर बाद एक स्कूटर सवार को अपने पीछे आते देख लिया था। वो मेरे पीछे कुछ फासला रखकर चला रहा था। मैं जब पार्लियामेंट हाउस के अकबी बाग के दरख्तों के दरमियान वाली रविश पर दौड़ लगा रहा था तो मैंने नीम अंधेरे में दूर बाग की रविश के किनारे एक स्कूटर के रुकने की आवाज़ सुनी। मेरा जासूस पीछा करता वहाँ पहुँच चुका था, मगर आज मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी। आज मैं अपने दुश्मन नंबर 1 यानी मिस्टर टंडन की नकलो हरकत नोट करने आया था। मैं जानबूझकर बाग के इस हिस्से की तरफ दौड़ लगा रहा था जो पार्लियामेंट रोड के मुखालिफ सिमत थी, ताकि जब मिस्टर टंडन सैर करने के लिए बाग में दाखिल हों तो इन्हें देख लूँ, मगर वो मुझे देख न सके और ना ही हमारा आमना सामना हो। मैं अपना ताक़ुब करने वाले को ये तासुर नहीं देना चाहता था कि मैं मिस्टर टंडन के लिए वहाँ आया हूँ। मैं ये चाहता था कि वो यही समझे कि मैं आज पार्लियामेंट हाउस के बागों में सैर करने आ गया हूँ। जब हल्का हल्का उजाला रात के अंधेरे की चादर से झांकने लगा तो मैंने लोधी रोड की जानिब से एक छोटे कद के गोल मटोल आदमी को बाग में दाखिल होते देखा। इसने सफ़ेद धोती कुर्ता पहन रखा था। जिस रविश पर यह नौफारिद सैर कर रहा था मैं इसके मुतवाज़ी रविश पर जॉगिंग करने लगा। हमारे दरमियान काफ़ी फासला था। मैंने इस आदमी को पहचान लिया, यही मेरा टारगेट इंटेलिजेंस चीफ टंडन था। मैं इस पर निगाह रखे हुए था। वो छड़ी हाथ में लिए सैर करता इस तरफ चला गया जहाँ आम के दरख्तों का ज़ख़ीरा था। वहाँ से वो पार्क की तरफ मुड़ गया। अब इसने ग्राउंड में चक्कर लगाने शुरू कर दी। मैं एक दरख्त के नीचे बैठकर बज़ाहिर योगा की मशक़ें करने लगा। असल में मैं मिस्टर टंडन को देख रहा था कि वो वहाँ से किस तरफ जाता है। पार्क की छोटी ग्राउंड के 3 चक्कर लगाने के बाद टंडन जिस रास्ते में बाग में दाखिल हुआ, इसी रास्ते से वापस लोधी रोड की तरफ चला गया।
इस पर हमला करने के लिए मैंने दरख्तों को चुन लिया था। सिर्फ वही एक मुकाम ऐसा था जहां से मैं इस पर हमलावर हो सकता था। मैं इसके सामने नहीं आना चाहता था। मुझे खतरा था कि अगर मेरी किसी गलती की वजह से मिस्टर टंडन हलाक होने से बच गए या इसके शोर मचाने पर लोग वहां आ गए तो फिर मेरा बचना मुहाल था। मैंने अपने जहन में पूरी स्कीम तैयार कर ली और थोड़ी देर तक योगा की वर्जिश करने के बाद मैं बाग से निकलकर गाड़ी में बैठा और अपने मोती नगर वाले बंगले की तरफ चल दिया। बड़ी सड़क पर आकर मैंने शीशे से पीछे देखा। कुछ फासले पर मेरी निगरानी करने वाला जासूस स्कूटर पर सवार चला रहा था। सबसे पहले मुझे इस कमबख्त से पीछा छुड़ाना था जो भूत की तरह मेरे पीछे लगा था। इसके होते हुए मैं मिस्टर टंडन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे पास सिवाय एक चाकू के और कुछ नहीं था। चाकू मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि खून के धब्बे और ऐन मौके पर जासूस की चीख मेरे लिए मसाइल खड़ी कर सकती थी। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं एक ही झटके से यानी कमांडो के मखसूस तरीके से इसे हलाक करूं। अब सवाल ये था कि इस जासूस को कैसे धोखा दिया जाए। इसका काम तमाम करने के लिए भी सुबह का वक्त ही मौजूद था। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिर मेरे दिमाग में एक स्कीम आ गई। इतना मुझे मालूम था कि वो रात को मेरे पीछे होता है, इसकी ड्यूटी रात को मेरे साथ होती है। दूसरा सुराग रसा अगले दिन 8 बजे अपनी ड्यूटी संभालता है। मुझे ये भी मालूम था कि अगर मैं रात के 1 बजे भी अपने घर से निकलूंगा तो ये भूत मेरे पीछे लग जाएगा। जहाँ जाऊँगा वो मेरा ताकुब करता वहीं भी पहुँच जाएगा। मैं इसे शहर की गुंजान आबादी से दूर ले जाकर इसका काम तमाम करना चाहता था। इसके लिए मैंने एक मंसूबा तैयार कर लिया। मैं इसे पार्लियामेंट हाउस वाले पार्क और बागात से ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकता था क्योंकि इससे निजात हासिल करने के बाद मुझे मिस्टर टंडन पर हमला करना था। अगर मैं अपने पीछे लगे सुराग रसां को ख़त्म कर देता हूँ और मिस्टर टंडन को हलाक करने में कामयाब नहीं होता तो मैं किसी मुसीबत में फंस सकता था। चुनांचे ज़रूरी था कि दोनों दुश्मन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इसी रात मौत की नींद सुला दिए जाए। ये काम दिन का उजाला फैलने से पहले होना चाहिए था। मैंने इसी रात 1 बजे का अलार्म लगाया और 8 बजे ही खाना खाकर सो गया। नौकरानी और खानसा माँ को मैंने सरे शाम ही छुट्टी दे दी थी और मैं अपने मोती नगर वाली कोठी में अकेला था। अलार्म ने रात के 1 बजे मुझे जगा दिया। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, जानबूझकर ड्राइंग रूम की बत्ती रोशन कर दी ताकि वो सुराग रसां जो मेरी निगरानी कर रहा है होशियार हो जाए। वो ये समझे कि मैं किसी खुफिया मुहिम पर निकलने वाला हूँ या मुझे कोई एजेंट मिलने आ रहा है। मैंने एहतियात के तौर पर चाकू भी जेब में रख लिया। सबसे पहले स्याह रंग के पतले दस्ताने हाथों पर चढ़ाए, गहरे रंग की बुनियान के साथ नीले रंग की पतलून और रबड़ के सिवल वाले जूते पहने ड्राइंग रूम की बत्ती बुझाई और कोठी के गैराज की तरफ चला। मैं इस तरह खांसते हुए चल रहा था कि अगर सुराग रसां ने मुझे नहीं भी देखा तो मेरी आवाज़ सुनकर मेरा ताकुब करने के लिए तैयार हो जाए। मैंने गाड़ी निकाली और लोधी रोड की तरफ रवाना हो गया। आधी रात गुजर चुकी थी, सड़कें सुनसान पड़ी थी। सड़कों पर कहीं कहीं अंधेरा था और कहीं रोशनी। कोठियों और बंगलों के बरामदों में भी रोशनी ही हो रही थी। मैं बार बार गाड़ी के शीशे को देखता, अभी तक मेरे पीछे कोई सुराग रसां नहीं आया था। मैं परेशान हो गया, अगर वो मेरे ताकुब में न आया तो मुझे अपनी मुहिम को मुलतवी करना होगा। मैंने गाड़ी की रफ्तार मध्यम रखी हुई थी। संसद मार्ग का मोड़ मुड़ते हुए मैंने पीछे निगाह डाली तो मुझे कुछ फासले पर सड़क के खंभे की रोशनी में एक स्कूटर सवार आता दिखाई दिया। स्कूटर की रोशनी बुझी हुई थी। ये मेरा सुराग रसां ही था। वो कुछ फासला रखकर मेरा ताकुब कर रहा था। मैं सुसंद मार्ग पर से गुजर गया। अब मैं हुमायूं के मकबरे को जाने वाली सड़क पर आ गया। इस हिंदू सुराग रसां के क्रियाक्रम और अंतिम संस्कार के लिए मैंने हुमायूं के मकबरे को ही मुंतखब किया था। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। सामने लगे आईने में से मैं हर मोड़ काटते वक्त सुराग रसां को देखकर अपनी तसल्ली कर लेता था जो स्कूटर पर बराबर मेरे पीछे चला आ रहा था। हुमायूं का मकबरा वहाँ से काफ़ी दूर था। रात खामोश और तारीख थी। बड़ी सड़क पर मरकरी लाइट्स लगी हुई थी, यहाँ रोशनी भी थी। मैं गुजरता चला गया। सीआईडी वाला मेरा ताकुब कर रहा था। सड़क सीधी थी। अकब में वो कुछ फासले पर स्कूटर पर बैठा नजर आ जाता था। वो सड़क के किनारे किनारे चला रहा था। हुमायूं के मकबरे की कदीम इमारत आ गई। ये वो अजीमुशान तारीख़ इमारत थी जहाँ हिंदुस्तान के आखिरी फरमानरवा बहादुर शाह जफर ने पनाह ली थी। मकबरे की बुलंद कामत पुरशिकवा इमारत सितारों की रोशनी में भूतों का मस्कन लग रही थी। इसके सामने वाले पार्क में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। अगली हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। मैंने गाड़ी को शादा जगह पर एक तरफ पार्क कर दी। दरवाजे को बंद करके ताला लगाया और कसरन अपने अंदाज को पुरस्रार बनाते हुए मकबरे की तरफ बढ़ा। मुझे कुछ फासले पर स्कूटर के इंजन के बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। मकबरे में ऐसी ऐसी भूल भुलैयाँ थी कि वहाँ बड़ी आसानी से एक आदमी को ठिकाने लगाया जा सकता था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इस वक्त मकबरे का चौकीदार भी कहीं लंबी तान कर सो रहा था। मैं बाग के संगीन रविश पर से होता हुआ कुशादा चबूतरे पर से गुजरकर मकबरे के ठंडे और अजीमुशान हाल में दाखिल हो गया। हाल में दाखिल होते ही मैं बिजली की तेज़ी के साथ बाएं तरफ को एक महराब की आड़ में हो गया
और पीछे इस रविश की तरफ देखने लगा जहाँ से गुजर कर आया था। मुझे यकीन था कि सीआईडी वाला सुराग रसा मेरे पीछे ज़रूर आएगा, मगर पार्क की रविश सितारों की रोशनी में वीरान थी। कहीं ये शख्स वहीं मकबरे के बड़े दरवाजे के पास रुककर मेरी वापसी का इंतज़ार तो नहीं कर रहा। ये बात मेरे लिए सख्त नुकसानदेह थी। मैं इसे मकबरे की तरफ लाना चाहता था। मैं हुमायूं की कब्र के करीब तेज़ तेज़ कदमों से चलता अकबी दरवाजे से निकलकर मकबरे के पिछवाड़े में आकर एक सुतून के पीछे छुप कर बैठ गया। इधर भी छोटा सा पार्क था जो तारीकी में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर एक खंबे पर मरकरी लाइट रोशन थी। इस रोशनी को दरख्तों ने रोक रखा था। सीआईडी वाला इधर भी नहीं आया था। मुझे हर हालत में इसे ठिकाने लगाना था। अगर मैं ऐसा करने में नाकाम रहता हूँ तो कुदरती तौर पर वो मुझे मिस्टर टंडन को रिपोर्ट दे देगा कि मैं आधी रात को हुमायूं के मकबरे पर गया था। ये बात मेरे लिए मज़ीद परेशानियाँ पैदा कर सकती थी। मैं इसी उधेड़-बुन में था कि मुझे नीम रोशनी में एक इंसानी साया होश वाली रविश के दरख्तों में आता दिखाई दिया। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देखने लगा। वो मकबरे के एक भी दरवाजे की तरफ फूंक फूंक कर कदम रखता बढ़ रहा था। जब वो चबूतरे के निचले हिस्से में आया तो मैंने इसे पहचान लिया। ये वही सीआईडी वाला था। 2 कदम चलने के बाद वो रुक कर बैठ गया और दाएं बाएं देखने के बाद फिर चलने लगता था। मेरा शिकार जाल में फंसने के लिए चला रहा था। मैं घुटनों के बल चलता मकबरे के तीसरे मेहराबी दरवाजे वाले सुतून के पीछे चला गया। मैं इस हकीकत से भी बाखबर था कि इस सुराग रसा के बाद पिस्तौल ज़रूर होगा जो यकीनी तौर पर भरा हुआ होगा। मैं सोचने लगा कि ये शख्स मकबरे के अंदर क्या करेगा। जाहिर है इसे मेरी तलाश है और वो छुप कर मेरी सरगर्मियों को नोट करना चाहता है। करीन क्यास यही था कि वो मकबरे में हाल में दाखिल होते ही किसी स्तून या कब्र की ओट में छुप जाएगा। मेरे सामने बाएं जानिब सिर्फ 2 मेहराबी दरवाज़ों के सुतून थे जो हुमायूं की कब्र के दरमियान में थे, जहां अब मैं अगर जाता हूं तो देखा जा सकता था। तो दोस्तों, अगली चीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।